हेलो एवरीवन। बीपीएससी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को मिलाकर के ये वन लाइनर फॉर्मेट तैयार की गई है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप करते हुए किसने सुरक्षावाल सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो सुरक्षावाल का जो सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया था और किसके लिए, तो कांग्रेस में जो उदारवादी नेता थे इनके लिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में मार्च 1940 ईस्वी में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो 1940 ईस्वी में जो रामगढ़ में आयोजित किया गया था कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है ये 1929 वाले लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 ईस्वी में जो गया में अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो 1929 वाला जो लाहौर का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना, याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था। तो याचिका, प्रार्थना और विरोध की जो पद्धति थी इसे गरम दल के नेता जो है वो भिक्षावृत्ति की राजनीति कहते थे। इसको अभी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बार कोई मुस्लिम बना था वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किनका नियंत्रण रहा था। तो जब 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, तो उसके बाद कांग्रेस के ऊपर नरम पथियों का प्रभाव रहा था। 1888 में इलाहाबाद में कहाँ के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। तो इलाहाबाद वाले अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। किसने? दरभंगा के राजा ने। अधिकतर नरमपंथी नेता किन क्षेत्रों से आते थे। तो नरमपंथी जो नेता थे ये पढ़े लिखे लोग थे और ये जो है वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। कहाँ से? शहरी क्षेत्रों से आते थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 1906 ईस्वी के बाद गरमपंथियों के प्रभाव में रहा था। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, तो उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम किस तिथि को मनाया गया था। तो भारत का पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था। तो भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है ये वर्धा के अधिवेशन में पारित किया गया था। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे, वह अधिवेशन कौन था। तो वो अधिवेशन था 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वह था कामा गाटा मारू की घटना। किसकी? कामा गाटा मारू की जो घटना थी
वो गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो 1885 ईस्वी में मुंबई में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे? तो जो जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम, ये क्या थे? तो ये एक असैनिक सेवक थे या एक सिविल सेवक थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा बम्बई में की गई थी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता कौन थे? तो गरम दल से संबंधित नेताओं में से अरविंद घोष जो है वो एक गरम दल के नेता थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो दूसरा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ अंग्रेजों से भारत के लोगों के हाथ में, तो उस समय कांग्रेस का विकसित संगठन जो है वो मैसूर राज्य में था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, इन लोगों की आंदोलन की पद्धति थी राज वामबद्ध आंदोलन। कौन था? राज वामबद्ध आंदोलन की पद्धति इन लोगों ने अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो उसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने कांग्रेस का जो 1924 ईस्वी का बेलगाम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो कांग्रेस ने मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है, ये 1931 ईस्वी वाला जो कराची में अधिवेशन हुआ था, यहीं पर इसको पारित किया गया था। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बार जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो 1916 ईस्वी में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, यहीं पर राजकुमार शुक्ल जी ने नील उगाने वाले लोगों का प्रश्न जो है वो इसे प्रस्तुत किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा किस वर्ष बनी थी? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है वो 1925 ईस्वी में बनी थी। और कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 27वां जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर के द्वारा की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1897 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो 3 दिवसीय तमाशा जो है वो अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था,
जो 1897 ईस्वी का अमरावती अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी को 3 दिन का तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त जी ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और ये जो है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा कौन से आंदोलन को समझा और संगठित किया गया था? तो अतिवादियों के द्वारा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को समझा और संगठित किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। वह घटना कौन सी थी जिसके बाद वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था? तो वो घटना थी बंगाल विभाजन का, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद जो वंदे मातरम गीत है वो एक धार्मिक मंत्र बन गया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये कथन जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है। इन्होंने ही बंगाल विभाजन को कहा था कि विभाजन जो है वो हमारे ऊपर बम की तरह आकर के गिरा है। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि आंदोलन के लिए किस समूह का समर्थन नहीं जुटाया जा सका? तो स्वदेशी आंदोलन के समय में मुस्लिमों का जो है वो सहयोग नहीं जुटाया जा सका था, और ये जो है वो विफल होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो जो स्वदेश बांधव समिति है इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के लिए की गई। देवघर वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये जो देवघर है जहाँ पर कि गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी, ये वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? बिहार में पड़ता है। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी को किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो 1904 ईस्वी में इसका संगठन जो है वो विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो बिहार कांग्रेस कमेटी थी इसके पहले अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः किस वर्ष एकीकृत हुआ? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया, और उसके बाद जब दिल्ली दरबार हुआ 1911 ईस्वी में, तो इसको जो है वो फिर से एक प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत में वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ, जिसे कि सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है? तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1907 ईस्वी में, और यहीं पर कांग्रेस का 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गर्म दल के रूप में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो है वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। किसके? बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष बदली गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1912 ईस्वी में। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में, जो दिल्ली दरबार हुआ था उसी में इसकी घोषणा की गई थी।
मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दो राष्ट्र का जो सिद्धांत है इसको सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने दिया था। किसने? सर सैयद अहमद खान जी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो दूसरा सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से किस वर्ष प्रारंभ किया? तो मुस्लिम लीग ने 1925 ईस्वी से अपना वार्षिक अधिवेशन जो है उसे नियमित कर दिया था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का उद्घोष करता था। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसीलिए जो होम रूल आंदोलन है इसे कहा जाता है कि इसने एक नए चरण के आरंभ का उद्घोष किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो प्रस्ताव है पाकिस्तान वाला, ये 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया था। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस देश के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो जो होम रूल शब्द है इसको आयरलैंड से ग्रहण किया गया था। किस देश से? आयरलैंड से इसको ग्रहण किया गया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक जो है वो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये जो वाक्य है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उनका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत स्वशासन नामक जो उद्देश्य था इसको मुस्लिम लीग ने 1913 ईस्वी में स्वीकार कर लिया था। 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है वो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इन तीनों लोगों को फांसी जो है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। किसको किसको? तो सुखदेव को, भगत सिंह को और राजगुरु को, तीनों लोगों को फांसी जो है वो 31 मार्च को दी गई थी। सरदार उधम सिंह ने किसको गोली मारा था? तो जो उधम सिंह जी थे इन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मारा था। किसको? माइकल ओ डायर को गोली मारा था। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित हैं? तो चटगांव धावे से संबंधित थे सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन संबंधित थे चटगांव शस्त्रागार धावे से। इसको आप ध्यान रखिएगा। मुख्य खालसा दीवान ने किन लोगों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो जो मुख्य खालसा दीवान थे इन्होंने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। फणींद्रनाथ घोष, जिनकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जो फणींद्रनाथ घोष था इसकी हत्या जो है वो बैकुंठ शुक्ला जी ने किया था। किसने? बैकुंठ शुक्ला जी के द्वारा की गई थी फणींद्रनाथ घोष की हत्या। इसको आप ध्यान रखिएगा। कामिला की दो स्कूली लड़कियों ने शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिला अधिकारी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये घटना कब की है? तो ये घटना जो है वो दिसंबर 1931 ईस्वी की है। कब की? 1931 ईस्वी की ये घटना है। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को किस जगह पर लूटा गया था?
तो इस ट्रेन को जो है काकोरी में लूटा गया था। कहाँ पर? काकोरी में लूटा गया था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो जो अभिनव भारत है इसका निर्माण विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। मैडम भीकाजी कामा ने भारत का त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा ने जो तिरंगा था इसको जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया था भीकाजी कामा ने। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो इस गीत की रचना जो है वो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा किया गया था। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गदर आंदोलन के दौरान में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। कहाँ पर? काबुल में किया गया था। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा 1906 ईस्वी में लंदन में की गई थी। कहाँ पर? लंदन में की गई थी। हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा मोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये चारों के चारों जो लोग हैं वो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। किससे? गदर पार्टी से जुड़े थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1924 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 ईस्वी में की गई थी। कब? 1913 ईस्वी में हुई थी। 1923 से लेकर के 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका कारण था कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इसीलिए क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो 1923 से लेकर के 1928 ईस्वी के बीच में सक्रिय रही थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी इसके संस्थापक नेताओं में एक भगत सिंह भी थे। कौन थे? भगत सिंह थे। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो जनरल डायर को गोली मारा गया था उधम सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? उधम सिंह जी ने गोली मारी थी जनरल डायर को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद इसको भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिया था। अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? तो जो अनुशीलन समिति है यह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो 1908 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया था। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। कौन थे? लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा जी को जो है वो मृत्युदंड दिया गया था। किसे? मदन लाल ढींगरा जी को दिया गया था। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है वो सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने किया था 1913 ईस्वी में पटना में। कहाँ पर? पटना में किया था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह जी की उम्र क्या थी? तो उस समय भगत सिंह की उम्र लगभग 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। कितना? 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में जो अनुशीलन समिति बनी थी इसकी स्थापना जो है वो प्रथम सिंह मित्रा जी के द्वारा किया गया था। 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो जो 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत स्थापित किया था यह एक क्रांतिकारी विधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। कैसा था? गुप्त संगठन था ये।
क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो जो क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल महिलाएं थीं उनमें से भीकाजी कामा एक थीं। कौन थी? भीकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑल इंडिया टेस्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया टेस्ट पीपल कांग्रेस का गठन जो है वो कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1927 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। किसको? भीकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? तो 1907 ईस्वी में भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में तिरंगे को फहराया था। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल भेजा गया था? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। 1922 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको इन्होंने त्याग दिया था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास के किस त्रासदी से संबंधित है? तो भारतीय इतिहास का जो जालियांवाला बाग त्रासदी था, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था 1919 ईस्वी में। इसीलिए 1919 जो है वो भारतीय इतिहास में त्रासदी के रूप में जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ पर? बिहार में किया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो अपनी लाभप्रद वकालत जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा छोड़ दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय में, और ये जो है वो बिहार से बिलोंग करते थे। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में, यह एक खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। किसका? खिलाफत आंदोलन का ये परिणाम था। वह आंदोलन कौन सा था जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो हिंदी को पूरे देश में भाषा के रूप में असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। किस समय? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे? तो महात्मा गांधी जो सत्याग्रह करते थे इसके सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। ये जो है वो इनके सिद्धांत थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिलकर के किया था 1923 ईस्वी में। कब किया था? 1923 ईस्वी में किया था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो गांधी जी सबसे पहले जो है वो चंपारण में अपना सत्याग्रह किया था और यहीं पर इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बिहार के किस नगर में 1922 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 1922 ईस्वी वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये गया में आयोजित किया गया था। 1920 और 22 के बीच असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि गांधी जी की जीत होगी। इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे कारण ये था कि लोग गांधी जी को धर्म के प्रतीक के रूप में मानते थे, इसीलिए मानते थे कि जो गांधी जी हैं इनकी ही जीत होने वाली है। वह क्षेत्र जहां पर राहुल संकृतायन ने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो क्षेत्र है बिहार का छपरा वाला। कौन सा? छपरा वाला है। खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था?
तो जो खिलाफत आंदोलन है वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये जो सभा है वो यूपी के इलाहाबाद शहर में आयोजित की गई थी 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका अध्यक्ष जो है वो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। किसे? महात्मा गांधी को चुना गया था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो रॉलेट एक्ट था, बिना अपील बिना दलील कानून, ये जो है वो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। जालियांवाला बाग में किसके विरोध प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में किचलू और सत्यपाल के बंदी बना लिए जाने के विरोध में जो लोग हैं, यहाँ पर जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे विरोध करने के लिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। इसके पीछे कारण क्या था कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, वो घटना कौन सी थी? तो वो घटना थी चौरी चौरा। कौन सी? चौरी चौरा घटना थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।